यह है चैप्टर 14 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या रहे। चैप्टर 14 है 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का। इसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ग्रोथ रेट क्या रही, सेक्टरल शेयर जीडीपी में क्या रहा, एम्प्लॉयमेंट में क्या रहा, यानी कितने % लोग की शेयर सेक्टर में काम कर रहे थे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी है तीनों कंट्रीज़ की, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, एजुकेशन लेवल क्या है तीनों कंट्रीज़ में, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, मानव विकास कैसा हो रहा है, ये देखेंगे हम तीनों कंट्रीज़ का। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जब ये तीनों कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई तब से इनकी स्ट्रेटजी क्या रही। इन तीनों कंट्रीज़ की स्ट्रेटजी क्या रही। जब इंडिया और पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुए तो दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया, जबकि चाइना ने सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया। हम जानते हैं मिक्स इकोनॉमिक मॉडल वह होता है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस भी होते हैं और प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं। जबकि सोशलिस्ट मॉडल, जिसे बोलते हैं समाजवादी ढांचा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल सरकारी कंपनीज होती हैं और सरकार ही सब कुछ डिसीजन लेती है, सभी रिसोर्सेज पर ओनरशिप भी सरकार की ही होती है। हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में जो मेन रोल है इन ग्रोथ का या फिर इंडस्ट्री का, वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया, यानी गवर्नमेंट सेक्टर को, यानी सरकारी कंपनीज़ को मेन रोल दिया गया, जबकि प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल प्ले करना था और उन्हें काफ़ी लाइसेंस, कोटा और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में बांधा गया था उन्हें। इसका कारण ये था कि ताकि उनके हाथ में इकोनॉमिक पावर ना आ जाए, और जैसे कि हमारे देश को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था, ऐसे ही निजी उद्योगपतियों के हाथ में लगाम हमारे देश की ना आ जाए। इस कारण हमने निजी उद्योगपतियों को काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में रखा था, काफ़ी हमने उन्हें बांध कर रखा था। और इसके बाद जबकि चाइना में गवर्नमेंट ने सारे रिसोर्सेज अपने अंडर ले लिए थे, सारी जो है इंडस्ट्री जो है वो कंपनीज गवर्नमेंट चलाती थी, और क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ये सब डिसीजन जो है गवर्नमेंट खुद लेती थी, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन कौन लेती थी, चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद ले रही थी चाइना कंट्री में। इसके बाद है जैसे कि अभी बताया कि लाइसेंस कोटा था, और लाइसेंस का था, कोटा था, कंट्रोल लगाए गए थे प्राइवेट सेक्टर पे, लेकिन तीनों कंट्रीज़ ने एक इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी को फॉलो किया। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी आयात प्रतिस्थापन, यानी जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पर उत्पादन करना चालू कर दो, ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े और हमें फ़ॉरेन करेंसी उस इंपोर्ट पर खर्च ना करनी पड़े, हमारा पैसा बच जाए। यानी कि अगर हम कोई शर्ट, पैंट या कुछ भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसे बाहर से ना इंपोर्ट करके यहीं पर उसका उत्पादन किया जाए। तो तीनों कंट्रीज़ ने इस पॉलिसी को अपनाया, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रिजर्वेशन दिया गया, यानी संरक्षण दिया गया। कैसे दिया गया, बाहर की कंपनीज़ को यहाँ काम करने के लिए अलाउ ही नहीं किया गया, यहाँ आने नहीं दिया गया 1991 से पहले इंडिया में, 1988 से पहले पाकिस्तान में। और इसी तरह तीनों कंट्रीज़ ने FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अच्छा नहीं समझा और अलाउ नहीं किया। लेकिन कुछ परिवर्तन जो है, परेशानियां जो है, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी इन तीनों कंट्रीज़ को। इस कारण तीनों कंट्रीज़ ने धीरे धीरे जो है FDI को अलाउ करना पड़ा तीनों कंट्रीज़ को, और तीनों कंट्रीज़ थोड़ा थोड़ा मार्केट इकोनॉमी यानी बाज़ार अर्थव्यवस्था यानी थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर गई और शिफ्ट कर गई। इस कारण चाइना ने भी थोड़ा अपनी इकोनॉमी को क्लोज़ की जगह ओपन करना चालू किया, और इंडिया और पाकिस्तान इकोनॉमी को भी थोड़ा थोड़ा क्लोज़ की जगह ओपन होना चालू किया। हम 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हमने पॉलिसी को अपनाया। पाकिस्तान ने 1988 में, चाइना ने 1978 में। और चाइना ने, इसमें ध्यान देने वाली बहुत बात है कि चाइना ने एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस किया। चाइना के पास लेबर थी, चाइना के पास इतनी सस्ती लेबर थी और इतने ज़्यादा पॉपुलेशन थी। चाइना ने सोचा अब हम क्या करें, तो चाइना ने उसे कहाँ पर लगा दिया, उत्पादन करने पर लगा दिया। जो सामान बाहर महंगा बन रहा था वह चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या करा, या चाइना के लोगों ने
अपनी चीप लेबर, सस्ती लेबर लगाकर उसे सस्ता बनाना चालू किया और एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। और इस कारण उनका एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया कि उनकी इकोनॉमी ही डेवलप हो गई। और उन्होंने एफडीआई भी अलाउ करा। बाहर की कंट्री के जो लोग थे उन्होंने सोचा हम अपने देश में एफडी वो लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो हमें महंगी लेबर लेनी पड़ेगी, तो क्यों ना चाइना में लगाई जाए। चाइना में सस्ती लेबर मिल रही है, सस्ते लोग काम करेंगे सस्ते में, तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री जो है चाइना में लगाई। इस कारण एफडीआई बहुत ज़्यादा चाइना ने अट्रैक्ट किया। अब हम देखते हैं इनकी कंपेटिटिव परफॉर्मेंस, यानी तुलनात्मक इनका जो परफॉर्मेंस देखें हम, क्या इन्होंने परफॉर्म किया। तो चाइना का जो ग्रोथ है वो देखें तो हम, चाइना का 9.2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी 2013 में, जो कि सेकंड हाईएस्ट जीडीपी कंट्री थी। और 1979 से 2010 के बीच चाइना के जो एवरेज ग्रोथ रही वो 9.9 रही, तो देखा काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और 1984 में हाईएस्ट ये 15% पे भी पहुंची ग्रोथ रेट, जो कि बहुत हाई है। और चाइना की ग्रोथ रेट जो तेज़ी से बढ़ गई, उसके कारण ये थे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी से थोड़ा मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव किए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बाज़ार थोड़ा प्राइवेटाइजेशन थोड़ा बहुत लाए, निजी उद्योगपतियों को काम करने का मौका दिया और एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया कि किसी तरह निर्यात बढ़ाया जाए, किसी तरह बाहर के लोगों को वो चीज़ें जो महंगी खरीद रहे हैं वो सस्ती प्रोवाइड करा दी। और एफडीआई इंक्रीज़ हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, काफ़ी लोग बाहर से चाइना में इन्वेस्ट करने लगे, चाइना में आके अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने लगे। और चाइना ने क्या करा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ दी गई इन्वेस्टर्स को, इलेक्ट्रिसिटी से लेके छोटी छोटी जो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके सब कुछ उन्हें प्रोवाइड किया गया। और कई चीज़ों में एफडीआई 100% कर दी, यानी गवर्नमेंट की कोई रोक टोक नहीं होगी, आओ इंडस्ट्री लगाओ और प्रोडक्शन करो। और चीप लेबर प्रोवाइड करी, इतनी सस्ती लेबर मिल रही थी कि वही चीज़ बनाओ। आप अगर पेन बना रहे हो किसी और कंट्री में वो महंगा बनेगा, जबकि चाइना में बना रहे हो तो सस्ता बनेगा, क्योंकि चाइना की लेबर सस्ती है। और इसके बाद है GLF यानी ग्रेट लीप फॉरवर्ड को भी 1958 में स्टार्ट किया चाइना गवर्नमेंट ने। उसमें क्या होता था, लोगों को अवेयर किया गया कि वे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करें, अपने इंडस्ट्रीज़ लगाएं, अपने घरों में उत्पादन करें, अपने घरों में इंडस्ट्री लगाएं। और इस तरीके से उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि जब आप ज़्यादा उत्पादन करोगे तो उसे कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा ना। तो उन्होंने काफ़ी इस तरीके से ग्रोथ की। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चाइना की ग्रोथ जो है स्लो डाउन आ गया चाइना की इकोनॉमी में। उसके कारण ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो सामान खरीदती थी चाइना का, उनमें रिसेशन आ गया है, मंदी आ गई है। और वर्ल्ड में काफ़ी जो है मद्दा आया है, रिसेशन आया है, जिसके कारण चाइना के जो है एक्सपोर्ट उसकी डिमांड कम हुई है। ऊपर से चाइना की डोमेस्टिक घरेलू डिमांड यानी खुद की आंतरिक डिमांड भी कम हुई है, क्योंकि चाइनीज़ पीपल अब सेव ज़्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन कम कर रहे हैं, क्योंकि उस कंजम्पशन कम कर रहे हैं, सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं वो। और सेविंग कम करेंगे तो सेविंग ज़्यादा करेंगे तो डिमांड तो कम होगी। सामान नहीं बिकेगा तो प्रोड्यूसर उत्पादन कैसे करेगा, उत्पादन नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लोगों को, रोज़गार कहाँ से मिलेगा, इनकम कम हो जाएगी लोगों की। तो थोड़ा सा ये स्लो डाउन आ गया चाइनीज़ इकोनॉमी में। और करप्शन ज़्यादा हो गया था चाइनीज़ गवर्नमेंट में, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे उनमें क्राइम बढ़ रहा है, स्कैम हो रहे हैं, तो पब्लिक जो है निराश है वहाँ की। तो इस कारण जो है व्यावसायिक गतिविधियों में कमी आई है। इसके अलावा चाइना के जो पीपल हैं वो अब सस्ते वेजिस पे काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब ग्रो हो गई है चाइनीज़ इकोनॉमी, वो सस्ते वेजिस पे काम क्यों करेंगे। और जो स्किल्ड लोग हैं, जो स्किल्ड है, जो पढ़े लिखे हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ में। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं वो भी चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलती, सोशल फ्रीडम नहीं मिलती वहाँ पर, कुछ अपने एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम नहीं है वहाँ पर, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाती है गवर्नमेंट, काफ़ी मीडिया को भी बैन कर देती है, तो इसलिए वहाँ पर इन्वेस्ट लोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है वहाँ पर काफ़ी, क्योंकि वहाँ पर बहुत पोल्यूशन होता है इसी वजह से, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं। तो इस कारण जो है चाइना को ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इसके बाद है इंडिया के ग्रोथ प्रोसेस क्या रहा। इंडिया का जो 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी 2013 में, एवरेज ग्रोथ रेट रही लगभग 5.5% हम कह सकते हैं 1951 से 2014 के बीच। और 1991 के बाद मेन जो हमारी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ी, और इसके कारण था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसमें क्या था कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम शिफ्ट हुए। हमने जो एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के थे, जो घाटे में चल रही थी कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, उन्हें प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिया, निजी उद्योगपतियों को हमने बेच दिया। और लिबरलाइज़ किया, यानी हमने लाइसेंस
JCA प्रतिबंधों को हटाया, जो इंडस्ट्रीज़ पहले जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था उनके लिए लाइसेंस हटा दिया, और लाइसेंस की जो प्रोसेस था उसे हल्का कर दिया, कोटा को हटा दिया, जो कोटा हम लगा रहे थे, कंट्रोल लगा रहे थे, उन सबको कम कर दिया, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कोई बाधा ना आए, उनका काम तेज़ी से हो सके। इसके अलावा हमने भी एक्सपोर्ट पर फोकस किया कि हम भी क्यों ना एक्सपोर्ट करें, तो हमने अब एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चालू किया कि हमें भी बाहर माल बेचना है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जगह हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चालू किया। इसके अलावा हमने FDI को प्रेफरेंस दी। अब हमने बाहर की कंपनीज़ को कहा कि आप आइए हमारे यहाँ अपना इंडस्ट्री लगाइए और उत्पादन कीजिए। क्यों? तो इससे क्या हुआ, जैसे कि 1991 से पहले हमें मोबाइल कंपनीज़ जो थी वो कितने महंगे रेट पे मोबाइल बेचती थी और कितने महंगे रेट पे कॉल रेट होती थी, लेकिन जब FDI आ गया और बाहर की कंपनीज़ आई तो इतना कंपटीशन हो गया कि हमें सस्ते मोबाइल, सस्ते जो कॉल रेट मिलना चालू हो गई। तो हमने FDI के थ्रू हमें जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने चालू हुए, बाइक, हमें कार्स वगैरह ये सब मिलनी प्रोवाइड हुई। तो हमने FDI को अलाउ कर दिया, हमने कंपटीशन को चूज़ किया इंस्टेड ऑफ डोमेस्टिक प्रिजर्वेशन। पहले हम डोमेस्टिक प्रिजर्वेशन दे रहे थे अपनी डोमेस्टिक कंपनियों को, जो हमारी घरेलू कंपनियां थी, जिनके वजह से हमें ना तो ग्रोथ मिल रही थी, ना ही हमें प्रोडक्ट्स अच्छे मिल रहे थे, ऊपर से जो है नुकसान अलग हो रहा था। इसके अलावा तो इन सब के कारण जो हमारी ग्रोथ रेट 7% तक पहुंच गई, GDP ग्रोथ रेट 1991 से 2011 के बीच। और लेकिन कुछ कारणों की वजह से 2011 के बाद जो है हमारा स्लो डाउन आया। वो स्लो डाउन हमारे क्यों आया था? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, और इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है, जब महंगाई बढ़ती है, तो जो मनी होती है, मनी की जो वैल्यू कम हो जाती है, जिसके कारण उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और जब लोन महंगा हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज महंगा हो जाएगा, तो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे क्योंकि महंगा लोन हो गया। और दूसरा कारण था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कोई एक गवर्नमेंट सही से पॉलिसीज़ नहीं बना रही थी। कभी कोई गवर्नमेंट, कभी कोई गवर्नमेंट किसी में जीत रही है, किसी स्टेट में, तो गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और पॉपुलिज्म पॉलिसीज़ का प्रयोग होता है, इनएफिशिएंट पॉलिसी बनती हैं, ग्राउंड रूट पे, ग्राउंड लेवल के लिए पॉलिसीज़ नहीं बनती। इन्वेस्टर्स जो है डिस्करेज हो गए थे क्योंकि करप्शन हो रहा था, स्कैम हो रहे थे। इन्वेस्टर्स को लगा कि यहाँ पीपल के पास तो वो है नहीं, मनी है नहीं, वो डिमांड कहाँ से करेंगे, जब भी तो स्लो डाउन आ गया था इस वजह से। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सही से प्रोवाइड नहीं हो रही, रोड्स नहीं है सही से, तो कुल मिला के इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। तो कुल मिला के ये सभी कारण थे जिसकी वजह से स्लो डाउन आया हमारी इकॉनमी में। इसके बाद पाकिस्तान की ग्रोथ जर्नी देखें तो पाकिस्तान की GDP 2013 में $232 बिलियन थी, और एवरेज ग्रोथ रेट जो 4.1% चल रही थी 1960 से 2015 के बीच। और 1988 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद तेज़ी से पाकिस्तान की GDP ग्रो हुई, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मौका दिया गया और प्राइवेट इन्वेस्टर को मौका प्रमोट किया गया। लेकिन 2008 के बाद पाकिस्तान में भी स्लो डाउन आ गया, और 2008 से 2013 के बीच पाकिस्तान की ग्रोथ रेट केवल 3.5% रही। इसके कारण ये थे कि 2008 के बाद पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ गया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी घटा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए घटा क्योंकि टेररिज्म की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने इन्वेस्ट करना कम कर दिया। जाहिर सी बात है, जिस देश में टेररिज्म होगा उस देश में जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होगी उनकी डिमांड कम हो जाएगी और व्यावसायिक गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, जिसके कारण इन्वेस्टर्स जो है डिस्करेज हो गए, हतोत्साहित हो गए, और इस देश में करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो गई। कोई एक गवर्नमेंट स्टेबल तो है नहीं, तो पॉलिसीज़ कहाँ से बनाएगी कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है, 5 साल में हमें क्या करना है, 10 साल में हमें क्या करना है। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उस देश में ग्रोथ भी नहीं होगा। तो ये कारण रहे पाकिस्तान की इकोनॉमी के डगमगाने के। इसके अलावा हमें कंक्लूजन में पता लगता है कि चाइना जो है पाकिस्तान और इंडिया से बेटर परफॉर्म किया, और इंडिया ने पाकिस्तान से बेटर परफॉर्म किया, लेकिन चाइना से काफ़ी पीछे रहा। चाइना की प्रोग्रेस के पीछे कारण थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, और इसने साबित कर दिया कि इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव मोर रिसोर्सेज। लेकिन मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हों ये ज़रूरी नहीं है ग्रोथ के लिए, बल्कि क्या ज़रूरी है, अच्छा प्रशासन यानी गुड गवर्नेंस एंड गुड कंप्लायंस यानी अच्छा अनुपालन लोगों के द्वारा, उसी वो ग्रोथ ज़्यादा अच्छे तरीके से ला सकता है। इसके बाद है स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब होता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का GDP में क्या योगदान है और एम्प्लॉयमेंट में क्या उसका शेयर है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो इससे अगर हम देखा जाए तो 2011 के आंकड़े अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर में इंडिया में लगे हुए थे 13% लोग 13% कंट्रीब्यूट कर रहा था प्राइमरी सेक्टर GDP में,
जबकि लोग लगे हुए थे 49%। तो देखा जा सकता है कि 49% लोग लगे हुए हैं और 13% कंट्रीब्यूट हो रहा है जीडीपी में, यानी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। इतने सारे लोग लगे हुए हैं, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, काफ़ी लोग तो बेरोज़गारी में होंगे, यानी छिपी हुई बेरोज़गारी में होंगे। प्रोडक्टिविटी कितनी कम है, यानी लोग बेकार ही लगे हुए हैं। इतने लोग क्या कर रहे हैं, 49% लोग लगकर 13% का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में। इसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं 20% लोग और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं 20%, तो ये तो इक्वल सही है। टर्शियरी सेक्टर में लगे हुए हैं केवल 31% लोग और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 64% जीडीपी में। इसका मतलब क्या है, लोग कम हैं और कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी से ग्रोथ रेट आ रही है, यानी टेक्नोलॉजी से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा नहीं है, यानी रोज़गार तो ज़्यादा नहीं है, रोज़गार तो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोथ यानी उत्पादन ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी का ग्रोथ है। टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होता है जॉबलेस ग्रोथ, यानी जॉब तो नहीं बढ़ रही लेकिन ग्रोथ बढ़ रहा है। इसका मतलब जॉबलेस ग्रोथ, जॉब के बिना ये ग्रोथ हो रही है, रोज़गार नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये रोज़गार रहित ग्रोथ है। इसके अलावा पाकिस्तान का अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 43% लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 25%, यानी 43% लगे हुए हैं, 25% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ तो ठीक ठाक कर ही रहे हैं हमसे। और सेकेंडरी सेक्टर में 20% लगे हुए हैं, 21% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि टर्शियरी सेक्टर में 36% लगे हुए हैं, 53% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाइना का अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर में 36% लोग लगे हुए हैं, 9% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ भी प्रोडक्टिविटी लो है। लेकिन मेन देखने वाली बात है सेकेंडरी सेक्टर में 28% लोग लगे हुए हैं, 42% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर में बहुत अच्छी है और लोग भी ज़्यादा लगे हुए हैं हमसे, 8% लोग ज़्यादा लगे हुए हैं हमारे यहाँ से। और टर्शियरी सेक्टर में 34% लगे हुए हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 48%। तो कुल मिला के हम देखें तो चाइना की इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में 50% प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, यानी ज़्यादातर हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी है अभी भी। और इंडिया और पाकिस्तान में जो है टर्शियरी सेक्टर जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि चाइना में सेकेंडरी सेक्टर जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ज़्यादा नहीं मतलब काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और चाइना की इंडस्ट्री सेक्टर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की वजह क्या है, 1971 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कि 1958 में स्टार्ट की गई थी, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा था। और इंडिया जो है डिपेंडेंट है अभी ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर पे, और दिख रहा है कि प्राइवेट सेक्टर से हम डायरेक्ट सेकेंडरी की जगह टर्शियरी सेक्टर पर पहुंच गए हैं। और टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है, जबकि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जो कि जॉबलेस ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी के द्वारा ग्रोथ आ रही है। टेक्नोलॉजी का से ग्रोथ मतलब कैपिटल इंटेंसिव, यानी मशीनों से हम ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ ज़्यादा हो रहा है बजाय कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक के। इसके बाद अगर हम देखें कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है जनान की रूपरेखा, यानी लोग कैसे हैं, उनकी हेल्थ कैसे है, ये सब अगर हम देखें तो चाइना में, इंडिया में 121 करोड़ लोग हैं, चाइना में 131 करोड़, 33 करोड़, पाकिस्तान में 17 करोड़। पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की 1.7 है, 1.7, चाइना की 0.4, पाकिस्तान की 1.8, यानी पाकिस्तान की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। डेंसिटी देखें तो इंडिया की 382, चाइना की 143, पाकिस्तान की 225, काफ़ी ज़्यादा है इंडिया की डेंसिटी, और जबकि चाइना की बहुत कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि चाइना की ज्योग्राफिकल एरिया, यानी चाइना के पास जगह भी ज़्यादा है, हमारे पास जगह कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेक्स रेशियो तीनों कंट्रीज़ का बेकार है, हमारे यहाँ 943, चाइना का 950 और पाकिस्तान का 952, यानी 952। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, हमारा 31% लोग शहरों में रह रहे हैं, जबकि चाइना के 51%, पाकिस्तान के 37%, हमसे भी ज़्यादा। तो देखा जाए तो चाइना का जो है परफॉर्म अच्छा कर रहा है डेंसिटी में, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गई है, जो कि 1979 यानी 1979 की वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण हुआ है। और हम जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है और डेंसिटी भी कम है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। जबकि हमारी यह इंडिया की जो है पॉपुलेशन जो है ग्रोथ रेट चाइना से ज़्यादा है, जिसके कारण हमारा जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट होता है जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो उसके रखरखाव का खर्चा ज़्यादा होता है, लो एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये करना, वो करना, बहुत सारे खर्चे फालतू के होते हैं, जिसके कारण डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो डेवलपमेंट का जो हम इन्वेस्ट कर सकते थे जो पैसा, वो हमारा खर्च हो जाता है मेंटेनेंस में, तो हमारा डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कम होगा। और जहाँ की तक देखें, चाइना का ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा है, इसलिए डेंसिटी भी कम है, इसलिए वो अच्छे रिसोर्सेज, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और उनकी जो है चाइना में जो है पॉपुलेशन का जो प्रेशर है
हमारे नेचुरल एसेट्स पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे वो ज़्यादा है, क्योंकि जोग्राफिकल एरिया भी हमारे पास कम है। और चाइना ने दिखाया कि चाइना की एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसके और सर्विस सेक्टर की तरफ, जिसके कारण अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण भी चाइना में ज़्यादा हुआ। और चाइना और पाकिस्तान की सेक्स रेशियो और इंडिया की अनफेवरेबल है, जो दिखाता है जेंडर इनइक्वालिटी और जो शो करता है सोशल और बैकवर्डनेस और कन्वेंशनल थिंकिंग। इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, हेल्थ कैसी है, लिटरेसी रेट कैसा है, मोर्टेलिटी रेट कैसा है, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन कितनी रह रही है, क्लीन वाटर एक्सेस की पॉपुलेशन कितनी है, बेटर सैनिटेशन सर्विसेज की पॉपुलेशन कितनी है, माल न्यूट्रिशन पॉपुलेशन कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूएनडीपी द्वारा जो है बनाया जाता है, उसमें उसका जो वो बेसिस बनता है देखने के लिए कि कौन सी कंट्री किस रैंक पर आती है और कैसे परफॉर्म कर रही है। तो ये इंक्लूड करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, एजुकेशन को और पर कैपिटा इनकम को। जो 2016 में एचडीआई स्कोर है, रैंक है, वो इंडिया का 131 है, जबकि स्कोर है 0.624। चाइना की रैंक 90 है, हमसे बेटर है। पाकिस्तान की रैंक 147 है, हमसे बेकार है। जीडीपी पीपीपी के अकॉर्डिंग पर कैपिटा चाइना की जो है 2014 के अकॉर्डिंग 8300 है यूएसडी डॉलर, हाई है काफ़ी, जबकि इंडिया के जो पर कैपिटा इनकम है वो है केवल 3700 रुपये, 3700 यूएस डॉलर, काफ़ी कम है। और पाकिस्तान के हमसे भी कम है 2800 यूएस डॉलर, जबकि चाइना की 8300 यूएस डॉलर। तो हम देख सकते हैं कि चाइना की जो जो वो है पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है हमसे, और चाइना का स्कोर भी काफ़ी अच्छा है 90। तो अच्छा एचडीआई स्कोर क्या शो करता है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल रही हैं, अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं लोगों को, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है, माल न्यूट्रिशन, मतलब काफ़ी अच्छा शो करता है ये। इसके बाद है माल न्यूट्रिशन। जो पॉपुलेशन है, जो कुपोषित बच्चे हैं या पॉपुलेशन जनसंख्या है, वो चाइना में केवल 11% है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में 20% है। यानी हर पाँचवा बच्चा या हर पाँचवा जो है वो 1/5 जो है पॉपुलेशन माल न्यूट्रिशन है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया और पाकिस्तान में। चाइना में केवल 15 पर 1000 है, 15 पर 1000, जबकि इंडिया में 46, चाइना में और पाकिस्तान में 61। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 38 पर लाख है चाइना में, जबकि हमारे यहाँ 230 और पाकिस्तान में 260। क्लीन वाटर पे एक्सेस है पाकिस्तान की 90, हमारी 88 और चाइना की 89। और बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन जो है 15% है चाइना की, पाकिस्तान की 22%, इंडिया की बहुत ज़्यादा 28%, जो कि शो करती है इनइक्वालिटी इंडिया में। तभी तो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे इतने लोग ले रहे हैं, जबकि जीडीपी हमारी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद है कॉमन सक्सेस क्या है इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान की कॉमन सक्सेस ये है कि इन दोनों ही देशों ने पर कैपिटा इनकम में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, और बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पॉपुलेशन थी वो उस परसेंटेज में काफ़ी कमी हुई है। सेल्फ सफिशिएंट ये दोनों देश बन गए हैं। पहले ये दोनों देशों को फूड ग्रेन्स भी इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन उसके बाद ये खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गए। और इन दोनों ही देशों में न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी पौष्टिक जो स्थिति है, कैलोरी और प्रोटीन की जो मात्रा है लोगों की लेने की, ये काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और इस दोनों देशों में अवेयरनेस में इंक्रीज़ हुआ है, एजुकेशन लेवल में इंक्रीज़ हुआ है, मॉडर्नाइजेशन में इंक्रीज़ हुआ है, थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन दोनों ही देशों में कॉमन फेलियर्स क्या रहे हैं? कॉमन फेलियर्स ये रहे हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रिजर्वेशन दिया गया, संरक्षण दिया गया, जिसके कारण इन दोनों ही देशों में जो कंपनीज थी उनमें इनएफिशिएंसी आ गई, करप्शन आया, उनका उत्पादन बेकार हुआ, और लोग कंज्यूमर सिवरिटी जो होती है यानी कंज्यूमर को अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो नहीं मिली थी। फिस्कल डेफिसिट दोनों ही कंट्रीज़ में 7 से 8% के बीच रहा काफ़ी सालों तक, जो कि दोनों के लिए फेलियर था। और प्रॉपर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाए दोनों ही कंट्रीज़, जिसमें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट वगैरह आते हैं। और डिटर्मिंड जो है अच्छी इच्छा शक्ति वाली यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली अभी तक हमें लीडरशिप दोनों ही देशों को नहीं मिल पा रही है। हमें अगर अच्छी विल पावर वाली लीडरशिप मिल जाती जैसे चाइना को मिली, तो इंडिया और पाकिस्तान काफ़ी और अच्छे ग्रो कर पाते। इसके अलावा डिफरेंस जो है प्लान्स जो हम बनाते हैं और जो उनके असली रिजल्ट होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। जो हम ऑब्जेक्टिव रखते हैं प्लान्स के और जो उनका एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट आता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। अच्छा, इसके बाद आता है कि वे क्षेत्र, वे एरिया जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से आगे है। इंडिया जो पाकिस्तान से आगे ह्यूमन कैपिटल में, यानी हमारा जो मानव पूंजी निर्माण है वो काफ़ी ज़्यादा है। एवरी ईयर 5000 स्कॉलर जो है पीएचडी प्राप्त करते हैं, जो कि 5000 स्कॉलर जो पीएचडी प्राप्त करते हैं, इतना तो चाइना पाकिस्तान का केवल स्टॉक है पीएचडी का, जो हमारे एवरी ईयर हम इतने लोग
PhD के स्कॉलर बना रहे हैं। इसके अलावा एडल्ट लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी में हम आगे हैं, इनरोलमेंट रेशियो में ज़्यादा है हम, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारी कम है यानी हम अच्छे हैं, बेटर हैं, उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हम अच्छी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और इन्फेंट मोर्टेलिटी चाहे पाकिस्तान में ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। और वे क्षेत्र, वे एरिया जहाँ पाकिस्तान अच्छा है इंडिया से, तो शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ पाकिस्तान में लोग ज़्यादा अच्छी मूव करे हैं। अभी एग्रीकल्चर पे वहाँ कम काम कर लोग लगे हुए हैं, जबकि हमारे 50% अभी भी एग्रीकल्चर पे लगे हुए हैं। और शहरीकरण 37% हो गया है पाकिस्तान में, इंडिया में केवल 31%, तो इसमें हम पीछे हैं। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जो है परसेंटेज, वो पाकिस्तान ने कम करी है, 24% 2010 तक कर दी है। हमारी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन उस वक्त ज़्यादा थी। और क्लीन वाटर एक्सेस में पाकिस्तान 90%, हम 88%, हम पीछे हैं इससे। और ट्रेड GDP रेशियो जो है पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसके बाद एक बात नोट करने वाली ये है कि 2011 में इंडिया की ग्रोथ रेट 8.5% थी, चाइना की 9.5%, जबकि पाकिस्तान की 2.5%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है एग्रीकल्चर में पाकिस्तान अभी तक सही से सक्सेसफुली नहीं कर पाया है। एग्रीकल्चर अभी भी रेन पे डिपेंडेंट है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाया है। फॉरेन कैपिटल पर ज़्यादा डिपेंडेंट है और फॉरेन कैपिटल डिक्रीज़ हो गया है क्योंकि टेररिज्म के कारण, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर। और मोर एक्सपेंडिचर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन पर किया जाता है, डिफेंस पर किया जाता है, युद्ध पदार्थों पर ज़्यादा किया जाता है। तो इस कारण पाकिस्तान की जो इकॉनमी ग्रोथ है वो 2.5% रही 2011 में, काफ़ी कम रही। इसके बाद है चाइना किन किन चीज़ों में इंडिया से आगे है। पहला तो रूरल पॉवर्टी 85% तक कम की 1978 1979, 1978 से लेकर 1989 के बीच, जबकि इंडिया ने इस पीरियड में केवल 50% तक रूरल पॉवर्टी कम कर पाया। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स अच्छे थे चाइना के, जिनके कारण एग्रीकल्चर भी ग्रोथ अच्छी रही। और चाइना ने अलाउ किया 100% FDI, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। चाइना ने कोई रोक टोक नहीं की FDI पर, खुला आमंत्रण दिया फॉरेन कंपनीज़ को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि आइए हमारे यहाँ उत्पादन कीजिए, हमारे यहाँ चीप लेबर को यूज़ करके अच्छा प्रोडक्शन कीजिए, एक्सपोर्ट बढ़ाइए हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कीजिए, जिसके कारण वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर पाए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की उन्होंने, चाइना ने, इसलिए वो हमसे इस चीज़ में आगे हैं। उन्होंने फ्रीडम दी हायर एंड फायर वर्कर्स, किसी भी वर्कर को आप लगाइए हटाइए, इसकी फ्रीडम दी फॉरेन कंपनीज़ को। चाइना का जो एक्सपोर्ट है, चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स, वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, काफ़ी अच्छी जो है चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स का जो है रहा। तो ये काफ़ी इन चीज़ों में चाइना जो है इंडिया से आगे रहा।